हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, जिससे रिलेटेड 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, हम स्पेसिफिक कॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं ना। हमने बात की थी कि हमें सबसे पहले इंडिविजुअल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, यानी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकलेगा, प्रेफरेंस शेयर निकलेगा, इक्विटी निकलेगा, रिटेन्ड अर्निंग निकलेगा, फिर उससे हम फाइंड आउट करेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसमें हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये बहुत ही सिमिलर है उससे, सो डिस्कस करते हैं। अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो रेट है जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं हमारी कंपनी से। क्लियर है? मतलब जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमें इतना डिविडेंड पे किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर को पे करना कंपनी की ऑब्लिगेशन नहीं होती। मतलब अब इंटरेस्ट तो, जो डिवेंचर्स को इंटरेस्ट तो कंपनी को पे करना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बिकॉज वो कंपनी का एक्सपेंस होता है। बट प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी तभी पे करती है जब कंपनी में क्या होते हैं? प्रॉफिट्स होते हैं। ओके बच्चे, और जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वो पे होता है आफ्टर चार्जिंग टैक्स। मतलब इनकम पे पहले टैक्स पे किया जाता है, फिर टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचता है उससे डिविडेंड पे किया जाता है। क्लियर है? यानी जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो हमारा क्या मतलब टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, ये हमारा बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाता। टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है उससे इनको पे किया जाता है। ओके बच्चे, अब अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, जैसे हमने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था उसके कैलकुलेशन को, वैसे ही हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है ये। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कंपनी की लाइफ टाइम में रिडीम नहीं होने वाले। मतलब अभी जिसकी रिडीमेबल वैल्यू, मतलब रिडीमेबल टाइम बेसिकली सेट नहीं है, कि मतलब अब जैसे कई जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका तो डिफाइन होता है कि वो 10 साल बाद उनको रिडीम कर लिया जाएगा, यानी 10 साल बाद पे कर दिया जाएगा, या 20 ईयर्स बाद, तो उसे हम बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और इरिडीमेबल जिसका कुछ भी अभी स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब जो कंपनी की लाइफ टाइम तक रहेंगे। ओके, सो इनकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम? मैंने आपको बताया कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट मतलब रेट। प्रेफरेंस शेयर को क्या पे करते हो? डिविडेंड। तो डिविडेंड ही हमारी कॉस्ट होती है, बट हमें क्या निकालना है? रेट। तो रेट निकालना है तो दैट मीन्स कुछ बेस चाहिए। तो बेस किसको लेते हैं हम? नेट प्रोसीड्स को। क्लियर है? अब देखो बच्चे, एक चीज़ नोट डाउन करने वाली है यहाँ पे। जब हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स किया था तो उसमें हमने किया था बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स किया था ना, कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स निकालना है तो हम उसमें 1 - t नहीं लिखते थे, और जब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स निकालते थे तो उसमें हम 1 - t कर देते थे। ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर में हम बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का जो क्वेश्चन है वो राइज ही नहीं होता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो आफ्टर टैक्स ही पे किया जाता है, तो यहाँ पे बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का जो क्वेश्चन है वो राइज ही नहीं होता। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स। क्लियर है? नेट प्रोसीड्स मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने से नेट आपके पास कितना अमाउंट जो है वो इकट्ठा हुआ है। ठीक है, अब सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख
के शेयर्स आपने इशू किए और फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई 20,000, तो दैट मीन्स आपके पास नेट कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ 80,000, तो नेट प्रोसीड कितना हो गया 80,000। ओके बच्चे, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ कंपनी इशूज 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100। फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की 100। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी कह रहे हैं 6% ऑफ एस्टिमेटेड सेल प्राइस। सेल प्राइस का 6% एस्टिमेटेड है हमारा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर इशू किए हैं पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। 3 केसेस गिवन है हमारे पास, तीनों केसेस में हमें क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। निकालते हैं, पहले पार के अकॉर्डिंग देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट होगी, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स। सो अब देखो शेयर कितने का है 100, डिविडेंड कितना है 10%, तो यानी 100 का 10% कितना हो गया 10, तो डिविडेंड हो गया 10 डिवाइडेड बाय पार पे इशू हुआ है, तो यानी 100 का 100 पे शेयर, बट फ्लोटेशन कॉस्ट है, मैंने आपको बताया कि फ्लोटेशन कॉस्ट आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो जैसे हम 1 माइनस टी करते थे ना, तो वैसे हम यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देंगे 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ऐसा क्यों किया हमने, बिकॉज फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे है एक्सपेक्टेड सेल प्राइस पे। तो सेल प्राइस क्या है 100, तो उस पर हमने क्या किया फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दी 1 माइनस 6%। 6% ये होता है ना 6 डिवाइड बाय 100, तो 6 डिवाइड बाय 100 क्या हो गया 0.06। ओके, ये हो गया। ये आ गया हमारे पास 10.42%। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। नेक्स्ट है 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम, देखो डिस्काउंट का डिविडेंड का रेट तो वही रहेगा 10, बट फेस वैल्यू थी 100, 10% प्रीमियम, 10% कितना हो गया 10, यानी इशू प्राइस क्या हो गया हमारा 110, तो इशू प्राइस हो गया 110, फ्लोटेशन कॉस्ट 6, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 97%। ओके डन। थर्ड केस है हमारे पास, डिस्काउंट पे इशू किया है, डिविडेंड सेम, डिस्काउंट पे इशू किया तो 100 का शेयर था, 10% डिस्काउंट यानी 10 का डिस्काउंट, तो कितने बच गए हमारे पास 90 हो गया हमारे पास इशू प्राइस। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है 6%, तो 1 माइनस 0.06, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 11.8%। क्लियर है बच्चे, हो गया ये, ठीक है। ये आ गया 10.42%, ये आ गया 9.7% और ये आ गया 11.8%। क्वेश्चन डन। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से प्रेफरेंस शेयर हुए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर हुए जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडीम हो जाते हैं। अब इसकी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखो कॉस्ट में डिविडेंड तो है ही, सेकेंडली अब देखो, अब सपोज शेयर्स इशू रिडीम, इस केस में ना जो शेयर्स की रिडीमेबल वैल्यू है ना वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, मतलब हमने पहले ही डिसाइड किया होता है कि हम शेयर्स को किस वैल्यू पे रिडीम करेंगे। सपोज कंपनी ने डिसाइड किया है कि शेयर्स को रिडीम करेगी 120 पे और इशू किया था 100 पे। अब ये जो डिफरेंस है ये भी तो हमारी कॉस्ट है, तो इसे भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। और ये जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ ईयर्स की है, मतलब जितने भी आपने सपोज ये प्रेफरेंस शेयर्स आपने 10 साल के लिए इशू किए तो ये 10 साल की कॉस्ट है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम डिविडेंड के साथ साथ एक और चीज़ लेते हैं, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, मतलब जिस पे रिडीम किया शेयर्स को, माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये हमारी क्या होगी कॉस्ट हो गई, ठीक है। मैंने आपको बताया किसी चीज़ को आपको बेस लेना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कन्फ्यूज़न है कि हम बेस किसको लें, रिडीमेबल वैल्यू को या नेट प्रोसीड्स को। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या ले लेते हैं एवरेज। जैसे आपसे भी अगर पूछा जाए कि आपके ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है, तो आप एक सेमेस्टर की बताते हो नहीं ना, आप एवरेज बताते हो, तो इसीलिए हम इसका बेस एवरेज ले लेंगे, दैट इज़ रिडीमेबल वैल्यू
प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, अब जिस केस में हमारी रिडीमेबल वैल्यू कम होगी और नेट प्रोसीड्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज ये नेगेटिव आ जाएगा ना फिर हमारे पास, तो वो जो हमारी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। समझे बच्चे? तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन है हमारे पास, मूना लिमिटेड इशूड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 ईच कैरिंग 14% डिविडेंड, मतलब वैल्यू कितनी है प्रेफरेंस शेयर की 100 और डिविडेंड कितना है 14%, रियलाइजेस 92, मतलब नेट प्रोसीड्स कितने हुए हमें 92। द शेयर्स आर रिडीम्ड आफ्टर 20 ईयर्स, और शेयर्स को रिडीम करना है 20 ईयर्स बाद। देखो डिविडेंड कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना है, सबसे पहले डिविडेंड देख लो, डिविडेंड कितना है 14, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 100, पार पे रिडीम होना है ना। देखो रिडीम का बेसिकली कुछ मेंशन नहीं है ना, तो मतलब पार पे ही रिडीम होंगे। रिडीमेबल वैल्यू होगी 100, नेट प्रोसीड्स कितने हैं 92, मतलब ये भी हमारी कॉस्ट होगी, बट ये कॉस्ट कितने सालों में हम डिवाइड करेंगे 20 ईयर्स में, डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। नीचे ले लिया एवरेज दोनों का इंटू 100, ये हमारे पास क्या आ गई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दैट इज 15%, ठीक है। ये जो कॉस्ट है वो क्या है बच्चे, रेट है। अगर हमें रेट ना चाहिए होता तो फिर डिविडेंड ही हमारी कॉस्ट है, डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, ये जो यही हमारी कॉस्ट होगी फिर तो ये, ठीक है। बट हमें रेट चाहिए, जब हमें रेट चाहिए होता है तो हमें किसी चीज़ को बेस लेना पड़ता है। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में इरिडीमेबल और रिडीमेबल में बाइफरकेट करते हैं हम। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर किसके इक्वल होंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, बिकॉज यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं ना कि रिडीम कब करने हैं, तो यहाँ पे तो रिडीमेबल वैल्यू होगी नहीं हमारे पास, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और जब रिडीमेबल डिवेंचर्स हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय n, और बेस ले लेंगे दोनों का एवरेज। क्लियर है? एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो उसको भी हमने दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया था, इरिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इरिडीमेबल डिबेंचर्स। ओके, इरिडीमेबल डिबेंचर्स में हमने दो पार्ट्स में किया था, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स है तो हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अपॉन बेस ले लेते हैं नेट प्रोसीड्स, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स क्या हो जाता था, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स। अब यहाँ पे टैक्स की कोई बात नहीं कर रहे, यहाँ पे टैक्स की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, बस इंटरेस्ट के साथ आपने लगा देना 1 माइनस टी, मतलब टैक्स का रेट। क्लियर है? रिडीमेबल में डिबेंचर्स को क्या पे करते हैं हम, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट रिसीप्ट्स और नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय n, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बेस ले लिया दोनों का एवरेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स नहीं देखा हमने यहाँ पे। अगर आफ्टर टैक्स की बात करें तो कुछ नहीं करना, बस 1 माइनस टी, ठीक है। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon. Have a nice day.